तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑल्टरनेटिंग करंट न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था और साथ ही साथ आप लोग को पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इन सब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। आज हमको स्टार्ट करना है एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो मैंने आपको समझाया था बच्चों कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, इसका जो ग्राफ होता है वो साइनोसीडियल होता है। मतलब साइन कर्व के अकॉर्डिंग हाफ साइकिल के लिए ग्राफ पॉजिटिव होता है और नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव। तो यदि हम एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, तो यदि हम बात करते हैं तो हमको मालूम है ये ईएमएफ टाइम ग्राफ ऐसा था, ये पॉजिटिव ईएमएफ और ये नेगेटिव ईएमएफ। ईएमएफ ये टाइम, जीरो टाइम, t/2 और फिर ये t, कंप्लीट साइकिल। यदि हम इस हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालें, एवरेज वैल्यू फर्स्ट इन हाफ साइकिल, तो यहां से लेके यहां तक आपको क्लियर दिख रहा है। जीरो टाइम पर ईएमएफ की वैल्यू जीरो है, लेकिन बाद में जब टाइम इंक्रीज हुआ तो ईएमएफ की वैल्यू बढ़ गई, फिर और आगे और बढ़ गई, फिर और आगे और इंक्रीज हो गई। एक पर्टिकुलर टाइम पर ईएमएफ की वैल्यू क्या पहुंच गई? मैक्सिमम। उसके बाद फिर और नेक्स्ट टाइम पर ईएमएफ की वैल्यू कम हुई है लेकिन है पॉजिटिव। तो यदि आप ध्यान दें तो यहां पर ये जो ग्राफ है इसमें ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। अब इसमें यदि हम एक स्मॉल स्ट्रिप ले लें तो इस स्मॉल स्ट्रिप्स की जो हाइट है वो हाइट क्या बताएगी? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t। लेकिन ब्रेथ जो है वो है स्मॉल टाइम dt। तो इस स्मॉल स्ट्रिप का यदि हम एरिया फाइंड करें, इस स्मॉल स्ट्रिप का यदि हम एरिया फाइंड करें, इस एरिया को सपोज मैं बोलता हूं dA, तो dA इज इक्वल टू, आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ मतलब हाइट, ये हाइट हो गई E और ब्रेड्थ मतलब dt, तो ये हो गया dt। लेकिन ये E आपको पता है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, इसलिए dA इज इक्वल टू आप बोलेंगे E नॉट साइन ओमेगा t इंटू ऑफ dt। अब यदि ये स्मॉल स्ट्रिप का एरिया था लेकिन आपको जीरो से लेके पूरे t/2 इस हाफ साइकिल में टोटल एरिया यदि आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको इस ऐसी जितनी स्मॉल स्ट्रिप्स डेवलप होंगी उन सब के एरिया का समेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो आपको यहाँ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dA, यहां भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा E0 साइन ओमेगा t इंटू ऑफ dt। लेकिन राइट हैंड साइड पर आप देखिए इंटीग्रेशन यदि करते हैं
तो वेरिएबल है टाइम और आपको क्लियर दिख रहा है टाइम है 0 to t/2। हाफ साइकिल का मतलब ये हुआ। तो लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन dA, इसका मतलब टोटल एरिया ये पूरा, ये जाएगा a। राइट हैंड साइड E नॉट कॉमन निकल जाएगा, कांस्टेंट है, पीक वैल्यू है, कितनी होती है n इंटू बी इंटू ए इंटू ओमेगा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी इंटू ऑफ dt फ्रॉम 0 टू t/2। मतलब टोटल एरिया A इज इक्वल टू E नॉट इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी। तो बच्चों आपने देखा है डिफरेंशिएशन में dt एक sin x cos x होता है, इंटीग्रेशन में sin x माइनस cos x, इसलिए ये माइनस cos ओमेगा टी बाय ओमेगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा इंटीग्रेशन sin ओमेगा टी माइनस cos ओमेगा टी बाय ओमेगा फ्रॉम 0 टू t/2। अब a इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा, ओमेगा 2π/t होता है, कांस्टेंट है, कॉमन आ गया, माइनस cos ओमेगा t फ्रॉम 0 टू t/2। आप चाहो तो -1 को भी कॉमन निकाल सकते हो। तो a इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा 2π/T टाइम पीरियड, और यहां पर हो जाएगा cos ओमेगा 2π/T इनटू स्मॉल t। तो स्मॉल t की जगह पर लिमिट रख जाएगी T/2 माइनस cos ओमेगा इंटू 0। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू माइनस ई नॉट इंटू टी अपॉन 2π। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टी कैंसिल, टू कैंसिल, cos 180 -1 माइनस cos 0 1 -1 -2। तो इस तरीके से a इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस प्लस 2 इंटू ई नॉट इंटू टी अपॉन 2π। तो ये बच्चों 2 2 कैंसिल हो गया और ये हमको मिला एरिया a की वैल्यू। लेकिन हमको तो एवरेज वैल्यू फाइंड करना है, और यदि ये ग्राफ यदि ऐसा देखे, मान लीजिए यहाँ पर एवरेज वैल्यू यहां से लेके यहां तक एक सी है, तो यही ग्राफ ऐसा जाना चाहिए था, फिर ऐसा और फिर ऐसा। तो इस वैल्यू को आप बोलोगे कि एवरेज 0 से लेके पूरा T/2 तक। एवरेज का मतलब पूरा स्टार्टिंग से लेके यहां तक हाफ साइकिल तक पूरा इक्वल। और यदि ये एवरेज वैल्यू है तो जब आप उसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो ये एरिया होगा A इज इक्वल टू, आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हो जाएगी T/2 और ब्रेड्थ हो जाएगी E एवरेज। तो ये आ जाएगा E एवरेज इनटू T/2, ये सेकंड। अब यदि वाकई में ये एवरेज वैल्यू है तो हाफ साइकिल तक के लिए जो टोटल एरिया ये दिख रहा है, ये एरिया यहां से जो हमने एरिया कैलकुलेट किया इसके इक्वल होगा। तो यदि हम बात करें बाय 2 and 1, तो हम लिख सकते हैं कि एवरेज इंटू T/2 इज इक्वल टू E नॉट इंटू टी अपॉन 5।
ये निकाला था आपने, ई नॉट इंटू टी अपॉन पाई। यहाँ पर टू टी कैंसिल, तो ई एवरेज इज इक्वल टू 2 इंटू ई नॉट अपॉन पाई। तो इस तरीके से बच्चों ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, इसकी हाफ साइकिल में हमने एवरेज वैल्यू फाइंड की है y2 इंटू ई नॉट अपॉन पाई। ई नॉट मतलब पीक वैल्यू, उसका फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, n इंटू बी इंटू ए इंटू ओमेगा। अब जैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए है, वैसे नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू। तो फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, तो यही ई एवरेज हो जाएगा -2 इंटू ई नॉट अपॉन 5। जैसा मैंने ईएमएफ के लिए बात की है, सेम बिल्कुल करंट के लिए होगा। फॉर करंट हाफ पॉजिटिव साइकिल, तो आई एवरेज इज इक्वल टू 2 इंटू आई नॉट अपॉन पाई। एंड फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, for positive half cycle, average value of current, and for negative half cycle, I average is equal to -2 into I naught upon pi। इन सब का मतलब है कुछ, वो मैं आपको समझाऊंगा आगे, पर अभी पहले मुझे बेसिक तो बताना पड़ेगा, तब सारी चीजें क्लियर होंगी। मैं एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में, कि जो एसी जनरेट होती है, ईएमएफ जनरेट होती है, वो शॉर्ट टाइम के लिए फॉरवर्ड और शॉर्ट टाइम के लिए रिवर्स होती है। मतलब शॉर्ट टाइम के लिए उसका ईएमएफ पॉजिटिव होता है हाफ साइकिल के लिए, हाफ टाइम पीरियड में, और नेक्स्ट हाफ टाइम पीरियड में नेगेटिव होता है। इसलिए मैंने आपको समझाया था, जो ईएमएफ टाइम ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। इसको आप इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बोलते हैं। अब यदि आपको हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालना है, तो आपको पहले ये एरिया कैलकुलेट करना होगा। ये एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे? तो यहां पर एक स्मॉल स्ट्रिप ले लीजिए, स्ट्रिप, और इस स्ट्रिप की जो हाइट होगी वो ई होगी, क्योंकि ग्राफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का ग्राफ है। ई और ब्रेड्थ dt, तो ये जो स्मॉल एरिया है डीए, जब आप निकालेंगे तो dA इज इक्वल टू E इंटू dt, क्योंकि रेक्टेंगल दिख रहा है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ मतलब ये हाइट, तो E, और ब्रेड्थ मतलब dt। लेकिन आपने डिराइव किया था तो E नॉट साइन ओमेगा t था, वैल्यू रख दी, तो dA इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t इंटू dt। टोटल एरिया यहां से यहां तक फाइंड करना है, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों साइड। यहाँ पर वेरिएबल टाइम है, तो टाइम लिमिट बताइए फ्रॉम 0 टू t/2। इंटीग्रेशन डी का मतलब टोटल एरिया, तो मतलब a, ई नॉट कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन sin ओमेगा t इनटू dt, तो a इज इक्वल टू ई नॉट इंटीग्रेशन sin ओमेगा t होता है माइनस cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा, लिमिट फ्रॉम 0 टू t/2। एरिया A इज इक्वल टू -1, आप कॉमन निकाल सकते हैं, ओमेगा को भी कॉमन, तो माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा t फ्रॉम 0 टू t/2।
एरिया इज इक्वल टू माइनस ई नॉट, ओमेगा होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी टाइम पीरियड। यहां पर ये हो जाएगा cos ओमेगा मतलब 2 पाई बाय कैपिटल टी, स्मॉल टी की जगह पर t बाय 2 माइनस cos 0, 2 कैंसिल, dt कैंसिल, cos 180 माइनस 1 cos 0 माइनस cos 0 1। यहाँ ये t न्यूमरेटर में आ गया माइनस ई नॉट इंटू टी अपॉन 2 पाई इंटू माइनस 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ई नॉट इंटू टी अपॉन 2 पाई, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 2 कैंसिल। पर यदि आप एवरेज वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और हाफ साइकिल में मान लीजिए एवरेज वैल्यू ये है, तो ये एवरेज का मतलब तो यहां से लेकर यहां तक पूरी सेम होगी, तो यहाँ रेक्टेंगल बन जाएगा। और इस रेक्टेंगल का एरिया जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये ई एवरेज इनटू टी बाय 2 लेंथ इनटू ब्रेड्थ ये हो जाएगा। अब वाकई में ये एरिया दोनों एरिया एवरेज वैल्यू ले, इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होना चाहिए। तो बाय इक्वेशन 2 एंड 1 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, टी कैंसिल हो गया, ई एवरेज की वैल्यू ये आ गई। अब इसका क्या मीनिंग है आगे मैं समझाता हूं। तो बच्चों ये आप लोगों ने देखा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग करंट, इनकी एवरेज वैल्यू फर्स्ट इन हाफ पॉजिटिव साइकिल एंड नेक्स्ट इन हाफ नेगेटिव साइकिल। अब हम देखेंगे एवरेज वैल्यू इन कंप्लीट साइकिल। फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी होती है, तो इसके लिए सब कुछ ऐसा ही होगा। यहां भी आप ऐसे ही आप स्मॉल एरिया पहले कैलकुलेट करोगे क्योंकि ग्राफ तो ऐसे ही होगा। स्मॉल स्ट्रिप आपने सिलेक्ट की है, इसका एरिया तो आप बोलेंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ ई इनटू dt। ई आपको मालूम है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, तो इसकी जो हाइट होगी वो ई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल होगी। तो ई की जगह आपने वैल्यू रख दी है ई नॉट साइन ओमेगा टी, फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे टोटल एरिया के लिए। लेकिन अब आप एरिया यहां से लेके पूरा टी तक कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो लिमिट्स चेंज हो जाएगी, 0 टू टी बाय 2 की जगह टी हो जाएगी। यहां भी ऐसा ही होगा सब कुछ, केवल लिमिट चेंज होगी टी, बाकी आगे की स्टेप भी सेम होगी, केवल लिमिट के ऊपर फर्क पड़ेगा टी, यहां भी लिमिट के ऊपर फर्क पड़ेगा कैपिटल टी। और जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्मॉल टी की जगह आएगा कैपिटल टी। ओमेगा होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी, तो केवल ये टी टी कैंसिल हो जाएगा और बाकी यहां पर ओमेगा इंटू 0। तो बच्चों a इज इक्वल टू माइनस e इंटू कैपिटल टी अपॉन 2 पाई cos 2 पाई cos 360 की वैल्यू प्लस 1 होती है, माइनस cos 0 1 1 माइनस 1 0, 0 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एरिया जो आएगा वो 0 हो जाएगा, वो टोटल एरिया 0 हो जाएगा। तो बात भी सही है, एरिया वेक्टर है, हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव, टोटल एरिया 0। पर सपोज 0 से t तक यदि आप बोल दें कि एवरेज एरिया एवरेज वैल्यू इतनी है, ये ई ग्राफ है और एवरेज वैल्यू आप बोलते हैं ये है, तो आपका ग्राफ ऐसा जाता है पूरा 0 से लेके पूरा t तक यूनिफॉर्म होता यदि एवरेज वैल्यू है तो फिर यदि इस एरिया को निकाले तो ये तो रेक्टेंगल दिख रहा आपको, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल
तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ हो गई टी और ब्रेड्थ हो गई ई एवरेज, तो ई एवरेज इनटू टी, ये हो गया 2। अब वाकई में ये एवरेज है तो ये दोनों के लिए इक्वल होने चाहिए, तो बाय 2 and 1 E average into T is equal to of 0, क्योंकि आपने 0 वैल्यू फाइंड की है, तो इसका मतलब E average 0। अब ये आपने कंप्लीट साइकिल के लिए आपने वैल्यू निकाली, ईएमएफ की 0 आई। ऐसे ही यदि कंप्लीट साइकिल के लिए करंट की एवरेज वैल्यू पर बात करें, फॉर कंप्लीट साइकिल आई एवरेज, तो ये भी 0 होगा। वो तो बच्चों आप लोग को 12th में क्वेश्चन आ जाता है डिराइव करने के लिए, फाइंड करने के लिए एवरेज वैल्यू, इसलिए मुझे इतना करवाना पड़ा। लेकिन यदि इस केवल समझाना होता तो मैं सीधे सीधे आपसे बोलता कि जब 0 से लेके t/2 तक जितनी पॉजिटिव वैल्यू है उतनी ही नेगेटिव वैल्यू है, तो फुल साइकिल में नो डाउट एवरेज वैल्यू 0 होगी और करंट भी 0 होगी। लेकिन अब इसका क्या रोल है वो मैं आपको समझाता हूं, पर चूंकि आप लोग वीडियो के थ्रू नोट कर रहे हैं तो आप नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे की बात करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जो रेजिस्टेंस वायर है और उसमें जब करंट फ्लो करता है तो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। हीट का फॉर्मूला होता है H = I²RT। जब रेजिस्टेंस वायर में से करंट फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। हीट का फॉर्मूला होता है H = I²RT। इसी तरीके से जब आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं और करंट फ्लो करवाते हैं तो यहां पर मान लीजिए NaCl है या सिल्वर नाइट्रेट है, करंट फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रोड्स पर आयन डिपॉजिट होते हैं, उनका जो मास है वो M = ZIT इससे निकलता है। या आपको मालूम होगा फैराडेज लॉज ऑफ, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसी तरीके से मैंने आपको बताया है कि कॉइल, यदि सर्कुलर कॉइल में से करंट फ्लो करवाओगे तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, कितनी होगी μ0/4 पाई into 2 pi MI/R। ऐसे ही आप देखो सोलेनाइड, कोई भी फॉर्मूला देख लो आप, सोलेनाइड उसमें से जब करंट फ्लो करता है तो उसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला μ0 × N × I। ये आप लोगों ने देखा है पहले। हीट प्रोड्यूस होती तो ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में ये केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट इसको बोलेंगे, और यहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लिए। तो यहां पर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है H, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I² के, लेकिन यहां पर M जो आयंस डिपॉजिट हो रहे हैं उनका मास, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के।
और जो मैग्नेटिक फील्ड है आपको दिखाई दे रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब जो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट है वो करंट की एवरेज वैल्यू पर डिपेंड करता है, और करंट की ऑल्टरनेटिंग करंट की कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 होती है, इसलिए मास डिपॉजिट नहीं होगा इससे ऑल्टरनेटिंग करंट से। यहां पर आपने इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, ये सेल लगाया है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगी और इलेक्ट्रोड्स पर आयंस के जो मास है वो डिपॉजिट होंगे। लेकिन यदि आपने इसको हटा दिया, बैटरी की जगह पर आपने घर के सॉकेट में यदि इन वायर्स को डाल दिया और आप सोचोगे अब जो मास है वो डिपॉजिट होगा, हम क्यों सेल खरीदे, घर में जब करंट आ रहा उसका यूज कर ले, तो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो M है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और ऑल्टरनेटिंग करंट की कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 होती है। या ऐसा समझ लीजिए कि शॉर्ट टाइम के लिए प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पर NaCl मान लीजिए डिसोसिएट हो गया अपने आयंस में, सोडियम पॉजिटिव आयंस और क्लोरीन नेगेटिव आयंस बन गए, तो सोडियम पॉजिटिव आयन को जाना है कैथोड पर, क्लोरीन नेगेटिव आयंस को जाना है एनोड पर। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये एनोड बना, ये कैथोड, और तुरंत पोलैरिटी चेंज होगी, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। तो जो एनोड बना था वही कैथोड हो गया, जो कैथोड था वही एनोड हो गया। अब तो पॉजिटिव आयन को समझ में नहीं आएगा कि कैथोड है कौन सा, जब तक वो इधर देखता है तो कैथोड ये दिखता है, थोड़ी देर में ये दिखता है, तो वहां खड़े रह जाएगा और इलेक्ट्रोड्स पर नहीं पहुंच पाएगा। या कुल मिलाकर आप समझिए कि चूंकि ऑल्टरनेटिंग करंट की कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 होती है, इसलिए ऑल्टरनेटिंग करंट से केमिकल इफेक्ट नहीं होगा। ऐसे ही यहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट में देख लीजिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी करंट की एवरेज वैल्यू पर डिपेंड करता है, और चूंकि ऑल्टरनेटिंग करंट की कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो नहीं करेगा। तो जब दो वायर हैं और यदि इनमें से डीसी जा रही है, डीसी मतलब सेल करंट या बैटरी करंट, तब इनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। लेकिन यदि आप सोचे कि बाहर एमपीबी के वायर है, दोनों पैरेलल है, दोनों में से करंट जा रहा है, वो रिपल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? वो नहीं करेंगे, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करता। लेकिन यहाँ पर हीट के लिए देखिए, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर है, तो जब करंट रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है फॉरवर्ड, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, मतलब हीट प्रोड्यूस होगी। जब करंट रिवर्स होगा, माइनस होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करोगे फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब फिर हीट इवॉल्व होगी। इसका मतलब बल्ब में से करंट चाहे फॉरवर्ड जाए चाहे रिवर्स, दोनों कंडीशन में हीट पॉजिटिव होगी। हीट पॉजिटिव का मतलब हीट इवॉल्व होगी। यदि H की वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो आप कह सकते थे कि हीट एब्जॉर्ब होगी। जब फॉरवर्ड करंट जा रहा है, मान लीजिए H की वैल्यू पॉजिटिव, तो मतलब हीट इवॉल्व होगी, और यदि रिवर्स में हीट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती तो आप बोलते एब्जॉर्ब होगी। मतलब वही बल्ब जो है जब करंट फॉरवर्ड जाएगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा, जब रिवर्स होगी तो ठंडा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि करंट यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो करंट की I स्क्वायर पर डिपेंड करता है। और इसलिए बच्चों क्वेश्चन बनता है
कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या शो करता है। ऑप्शन दिए रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ओनली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, सेकेंड ऑप्शन ओनली केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, थर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड फोर्थ ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जबकि यही क्वेश्चन 12th में पूछ लेते हैं, यही आपसे वाइवा में पूछ लेते हैं। आप ध्यान रखिए, ऑल्टरनेटिंग करंट केवल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट शो करता है और इसलिए हमारे बल्ब, ट्यूबलाइट्स वगैरह सब जलते रहते हैं। लेकिन आप इससे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस नहीं कर सकते। अब जो आप फैन वगैरह की बात करें, यदि कि सर वो तो चलते हैं, तो उसमें थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट लग जाता है, क्योंकि एसी का बार बार डायरेक्शन चेंज होता है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज और उसके इफेक्ट्स होने लगते हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों। लेकिन इतना बताने के बाद मुझे नेक्स्ट बताना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू और सप्लाई वैल्यू। मतलब हमारे घरों में जो करंट आ रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट 220 वोल्ट्स जो आप बोलते हैं, वो एक्चुअल में सप्लाई वैल्यू है। उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, उसी को बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू। गैसेस में भी जो इफेक्टिव होती है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, क्योंकि गैस में भी हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। पूरे बैलून में आपने भर दी गैस, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है सबकी वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट, पर पूरे बैलून की यदि आप बोलेंगे सिस्टम की वेलोसिटी, तो उसके लिए आपको निकालना पड़ता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यहां भी ऐसे ही है। यहां पर जो इफेक्टिव वैल्यू, सप्लाई वैल्यू जो होती है, वो होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब क्या? तो आपको पहले स्क्वायर वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, फिर उनका एवरेज और फिर उसका रूट। तो कैसे निकालोगे? तो बच्चों समझो, आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यदि मैंने आपको हेडिंग दे रहा हूं, तो ये हो गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसी को मैं बोल रहा हूं इफेक्टिव वैल्यू, इसी को मैं बोल रहा हूं सप्लाई वैल्यू। जब क्वेश्चंस आएंगे तो यही लैंग्वेज यूज होगी। सप्लाई वैल्यू लिखा रहता है। तो जब हम लोग यदि ये बात करें, तो हमारी एसी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऐसा है। यदि ये जो आपका ग्राफ बना है, ये E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी की हेल्प से बना है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। यदि इसी का आप स्क्वायर करोगे, तो यदि मान लीजिए इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ पर 0 रहेगी, ये 2, तो यहाँ 4 हो जाएगी, स्क्वायर की वजह से यहाँ 3 है, ये 9 हो जाएगी। मतलब ये ग्राफ और हाइट का बन जाएगा। यहां पर ये मान लीजिए -2, इसका स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा पॉजिटिव, -3 इसका स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब नेक्स्ट हाफ साइकिल में भी ग्राफ ऐसा होगा और ज्यादा हाइट का। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ई स्क्वायर टी ग्राफ। और ये जो ग्राफ था वो क्या था? ईटी ग्राफ, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ टाइम ग्राफ। देखिए ई स्क्वायर, स्क्वायर वैल्यू, अब ये 0, ये t/2 और ये t। इससे यदि मैं बोलूं इस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया निकालोगे, सपोज dA
तो इसकी हाइट होगी ई स्क्वायर और ब्रेड्थ होगी dt। तो ये जो एरिया है dA आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आप क्या बोलेंगे ई स्क्वायर इनटू ऑफ dt। लेकिन आपको मालूम है ये ई क्या है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। तो आप बोलेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी स्क्वायर इनटू ऑफ dt। मतलब dA इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इनटू ऑफ dt। ये dA की वैल्यू है। लेकिन पूरा आप एरिया निकालना चाहते हैं यहां से लेके यहां तक टी तक, तो इंटीग्रेशन ऑफ dA इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इनटू dt फ्रॉम 0 टू t। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन d मतलब a, और यहां पर ई नॉट स्क्वायर ये कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt फ्रॉम 0 टू t। आप सबको पता है cos, आप सबको पता है cos 2 ओमेगा टी। cos 2 ये क्या फॉर्मूला, ये होता 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए। भाई आप लोगों ने देखा है cos 2a 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए। तो ए की जगह क्या लिखा हुआ है ओमेगा टी। तो इसका मतलब ट्रांसफर करेंगे तो 2 इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ डिवाइडेड बाय 2। इस वैल्यू को यदि यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो एरिया ए इज इक्वल टू ये आ जाएगा ई नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह वैल्यू जाएगी इंटू dt, और बचा यहां पर इंटीग्रेशन का सिंबल फ्रॉम 0 टू t। ये आएगा तो a इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 भी बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन 1 इंटू dt t होता है माइनस इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा t हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा फ्रॉम 0 टू t लिमिट्स। 2 को मैंने कांस्टेंट कॉमन निकाल लिया, ई नॉट स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन 1 इंटू dt हो जाएगा t माइनस इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा t हो जाएगा sin 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा। अब यहां वैल्यू रख दीजिए a इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर बाय 2 कैपिटल T माइनस यहां पर हो जाएगा साइन 2 इंटू ओमेगा स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, और वैसे ओमेगा क्या होता है बच्चों 2 पाई बाय टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, फिर माइनस यहां पे स्मॉल टी की वैल्यू 0 माइनस इस स्मॉल टी की जगह 0 तो साइन 0। यहां पर जाएगा a इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर बाय 2 ये t माइनस ये टी कैंसिल तो आ जाएगा साइन 4 पाई। साइन 0 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 4 पाई 0 होता है, इसलिए ये 0 हो जाएगा और ये भी पूरा 0।
तो कुल मिलाकर आपको ये जो आपने एरिया निकाला हो जाएगा E0 स्क्वायर इंटू टी बाई 2, ये हो गया 1। पर यदि मान लीजिए जो ग्राफ आपने किया इसका एरिया निकाला और इसका एवरेज पूरा यहां से यहां तक ऐसा वैल्यू होती, ये ईएमएफ और ये टाइम पूरा 0 से लेकर कंप्लीट टी तक, ये एवरेज वैल्यू की एवरेज स्क्वायर बोलते हैं आप इसको, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू का एवरेज है तो यहां से लेके यहां तक पूरा ई एवरेज स्क्वायर होता, और इसका एरिया आप निकालते तो आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये आपको रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है। तो इसका एरिया आप जब निकालोगे तो वो हो जाएगा आपका एरिया A इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हो जाएगी टी और ब्रेड्थ हो जाएगी ई एवरेज स्क्वायर इनटू ऑफ टी। अब ये हो गया आपके पास में इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 एंड 2। यदि आप वैल्यू रखें तो आपको क्लियर दिख रहा है यहां पर ई एवरेज स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर इंटू टी अपॉन 2। भाई दोनों एरिया इक्वल है तो यहां पर टी टी कैंसिल हो जाएगा और ई एवरेज स्क्वायर की वैल्यू भी आएगी, लेकिन इसका रूट ले ले तो यहां भी रूट ले हो गया ई नॉट स्क्वायर बाय 2। ये जो लिखा है वो क्या लिखा है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, एवरेज वैल्यू, स्क्वायर वैल्यू इसका एवरेज और फिर उसका रूट, तो इसको बोलते हैं ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाय रूट 2। तो इस तरीके से बच्चों ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वो होती है ई नॉट बाय रूट 2। इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, अभी आप नोट कर लेंगे, उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको कि ये क्या चीज है। जैसा मैंने ई आर एम एस बताया वैसे ही आई आर एम एस होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। वो कितना होगा, बिल्कुल ऐसे ड्राइव हो जाएगा और हो जाएगा आई नॉट बाय रूट 2। अब इसका मीनिंग क्या है ये मैं समझाता हूं आपको, पर पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए। ये जो बच्चों आप लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया है ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाय रूट 2, आप लोग को इसके बाद लिखना चाहिए था सिमिलरली आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2। लेकिन अब इसका मीनिंग क्या है वो देखिए। तो बच्चों एक क्वेश्चन है जो जनरली पूछते हैं आपसे वाइवा में, पर वाइवा में पूछते बनेंगे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन तो है ही। सेम वोल्टेज की यदि एसी है और सेम वोल्टेज की डीसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट और सेम वोल्टेज का डायरेक्ट करंट, तो दोनों में से ज्यादा खतरनाक क्या है? जनरली आपसे पूछते हैं या क्वेश्चन आता है सेम वोल्टेज ऑफ एसी इट इज मोर डेंजरस देन सेम वोल्टेज ऑफ डीसी, व्हाई? ऐसा करके क्वेश्चन आता है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो यहीं से आप बता सकते हैं। जो डीसी होती है उसमें वेरिएशन नहीं होता है, मतलब मान लीजिए 10 वोल्ट की डीसी है, बैटरी करंट या सेल करंट 10 वोल्ट, तो वो 10 वोल्ट ही सप्लाई होगी। लेकिन यदि 10 वोल्ट्स की एसी है
तो एक वक्त ऐसा होगा, मैंने आपको समझाया कि यदि डीसी है 10 वोल्ट्स की तो वो 10 वोल्ट ही रहेगी, सर्किट में जो वोल्टेज मेंटेन रहेगा वो 10 वोल्ट्स, वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा। लेकिन एसी है 10 वोल्ट, इसका मतलब है वो सप्लाई वैल्यू है और इसकी जो पीक वैल्यू होगी वो पीक वैल्यू होगी वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाय रूट 2। तो वी नॉट इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू रूट 2। वी नॉट इज इक्वल टू वी आर एम एस कितना 10 वोल्ट्स इंटू रूट 2। रूट 2 होता है बच्चों 1.41 इंटू 10 मतलब 14.1 वोल्ट्स। आपके सामने है डीसी 10 वोल्ट की हो गई और एसी एक समय पर, क्योंकि एसी में वोल्टेज चेंज होता है, पहले 0 फिर बढ़ेगा फिर और बढ़ेगा फिर और बढ़ेगा और एक समय ऐसा होगा वो जाकर अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। ये 10 वोल्ट की सप्लाई वैल्यू है तो पीक वैल्यू जो अटेन करेगा वो 14.1 वोल्ट। पर मुझे मालूम है मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है तो आपको शायद खतरा नहीं महसूस हुआ ये सर क्या हो गया 10 वोल्ट और 14 में क्या फर्क है। नहीं बच्चों, अब आप जरा देखो, यदि मान लीजिए डीसी है थोड़ा लाइट गोल हो गई है कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि डीसी है मान लीजिए 220 वोल्ट्स की तो वो सप्लाई होती रहेगी 220 वोल्ट्स। लेकिन यदि एसी है 220 वोल्ट्स की मतलब ये सप्लाई वैल्यू, तो एक वक्त ऐसा होगा कि इसकी पीक वैल्यू होगी वी आर एम एस इंटू रूट 2, 220 इंटू रूट 2। इसको सॉल्व करोगे बच्चों ये लगभग 311 वोल्ट्स आएगा, बहुत खतरनाक हो जाएगा ये। मतलब जो बल्ब है जो 220 वोल्ट्स को बेयर कर सकता है, जब उसमें आप 220 वोल्ट्स के ऊपर यदि सप्लाई करोगे तो वोल्ट बल्ब जो है उसका फ्यूज होना तय है। इसीलिए जो डीसी में बल्ब ऑपरेट होते हैं आपकी गाड़ियों वगैरह की हेडलाइट में लगे रहते हैं वो डीसी पर चलते हैं, यदि उनको एसी में आप लगा दोगे तो उड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। तो यहां पर आप ऐसे समझ लो कि मैंने बोला कि भाई खतरनाक है, आपने बोला कि नहीं ठीक है, यदि ऐसी बात है तो हम 220 वोल्ट्स को ठीक है देखते हैं। आप चले गए भाई जंगल चले गए और आपने तपस्या कर ली, शिव जी को खुश कर लिया और शिव जी ने बोला बोलो बेटा क्या मांगते हो। आपने बोला कि हमको इतनी शक्ति दे दो कि हम 220 वोल्ट्स को छू सके। और जब लौट कर मेरे पास आए और मुझसे बोले कि सर अब हम 220 वोल्ट्स को छू सकते हैं, तो भी बच्चों मैं पूछूंगा तुमने क्या बोला था उनको, 220 वोल्ट्स एसी बोला कि नहीं। आप बोले नहीं हम तो ये तो नहीं बोले, एसी नहीं बोला हमने। तो मैं बोलूंगा ठीक है आप 220 वोल्टेज डीसी को जो है वो छूने की शक्ति आपको मिल जाएगी, पर यदि एसी को आपने हाथ लगाया तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक वक्त कितना पहुंच जाएगा 311 वोल्ट्स। तो इसलिए बच्चों सेम वोल्टेज ऑफ एसी इट इज मोर डेंजरस देन सेम वोल्टेज ऑफ डीसी, क्योंकि उसकी पीक वैल्यू बहुत ऊपर पहुंच जाती है। इसके बाद मुझे जो आपको समझाना है वो है फेस वैल्यू।
और फेज डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। लेकिन उससे पहले बच्चों एक टर्म यूज होती है इसमें, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, ये भी डिस्कस करना है क्योंकि बिना उसके अपन नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों यहां पर आप रिएक्टेंस और इम्पीडेंस में डिफरेंस समझें। एसी में 3 तरीके के कंपोनेंट कनेक्ट रहते हैं, रेजिस्टेंस होता है, कॉइल होती है और कैपेसिटर होता है। रेजिस्टेंस, कॉइल और कैपेसिटर, RLC। रेजिस्टेंस R, कॉइल मतलब इंडक्टेंस और कैपेसिटर C। यदि इन तीनों में से कोई एक सिंगल कंपोनेंट कनेक्ट है एसी में, ऑल्टरनेटिंग करंट की जो सप्लाई हो रही है केवल रेजिस्टेंस में हो रही है या केवल कॉइल में हो रही है या केवल कैपेसिटर में हो रही है, तो जो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंस। रिएक्टेंस को अपन कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। आर के लिए तो ठीक है, आर यूज कर लेते हैं। एल के लिए रिएक्टेंस एक्सएल, एक्सएल, इसके लिए एक्सएल और इसके लिए एक्ससी। आर के लिए केवल आर यूज कर लेते हैं। तो जब एसी में रेजिस्टेंस, कॉइल या कैपेसिटर इनमें से कोई सिंगल कंपोनेंट करेक्ट रहता है तो जो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स एंड इट्स यूनिट इज ओम। लेकिन यदि इनमें से कोई दो या सब कनेक्ट हो तो जो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। इनमें से कोई दो कनेक्ट हो या सब कनेक्ट हो तो जो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को हम लोग बच्चों कैपिटल Z से डिनोट करते हैं और चूंकि ये रेजिस्टेंस इनको ओम में ही मेजर करते हैं, ओम। रिएक्टेंस को भी ओम में और इम्पीडेंस को भी ओम में मेजर करते हैं। तो व्हेन ओनली a single component, ohmic resistance or inductive coil or capacitor connected in alternating current, then the equivalent resistance of circuit is called reactance. It is denoted by capital X and it is measured in ohms. What is impedance? When two or more than two components from ohmic resistance, inductive coil and capacitor are connected in AC circuit, then the equivalent resistance of circuit is called impedance. It is denoted by Z and it is measured in ohms. इसके बाद बच्चों मुझे बताना है आपको फेज डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। इसको समझाने के बाद मैं आपको डिफरेंट एसी सर्किट्स बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा टफ पोर्शन है। ठीक है बच्चों, तो आज बस अपन इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।